Hello, welcome to Physics Recipes. This is our first lecture that we are beginning with the subject classical mechanics and the topic kinematics. But before that, I would like to share a thought which is that जो भी हम काम करते हैं हमें उस काम में सक्सेस चाहिए होता है. अब वो सक्सेस अगर हम तीन चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आ जाएं, अपने माइंड में तीन चीज़ों को अगर हम फिट कर दें तो हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा. अब वो तीन चीज़ें क्या है? फर्स्ट है बिलीव, खुद पर और अपनी मेहनत पर, कि जो काम हम कर रहे हैं चाहे जितनी हमें मेहनत करनी पड़ रही है आज, पर हमें एक दिन उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी. सेकंड है कंसिस्टेंसी, जो काम हम कर रहे हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उसे हर रोज़ करते रहना बिना थके. थर्ड है पेशेंस, जब तक कोई काम पूरा हो तब तक हमें अपने पेशेंस बनाए रखने हैं कि आज चीज़ें भले हमारे हिसाब से नहीं हो पर कल को बदल सकती है चीज़ें. तो इन तीन चीज़ों पे हमारी सक्सेस डिपेंडेंट है. सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दीज थ्री थिंग्स इन योर लाइफ. तो लेट्स बिगिन with our today's recipe, which is kinematics. So जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम उनके नोट्स बनाते हैं. तो आप जैसे अभी पढ़ेंगे तो नोट्स तो बनेंगे ही, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम शॉर्ट नोट्स भी बनाएं. शॉर्ट नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जो सिर्फ की पॉइंट्स में लिखे हुए होते हैं. उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं लिखते हैं. हम इन्हें इसलिए बनाते हैं ताकि हमें क्विक रिवीजन हो सके हमारी. तो अब एग्ज़ाम के समय हम प्रैक्टिस तो करते ही हैं. मान लीजिए कि अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 6 मंथ्स हमें लगते हैं, तो उस 6 मंथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्चुअल स्टडीज़ करेंगे. लेकिन जब एग्ज़ाम के जस्ट एक वीक पहले तब अगर हमें कुछ करना है तो हम सारी चीज़ें फिर से नहीं कर सकते हैं ना, जो हमने 6 मंथ्स के स्पैन में की है. तो इसीलिए अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स उस समय रेडी हो तो जो हमने 6 मंथ्स में किया है वो हम 7 दिन में रिवीजन कर सकते हैं और अपना रिजल्ट्स और अच्छा बना सकते हैं. सो ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स, इट्स अ फर्स्ट स्टेप. ऑल राइट. सो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं, जो कि फर्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑन पोजिशन. सो position of particle is the is described by a point in the space. In order to specify, we consider a coordinate system. So if we consider Cartesian system, then हम किसी भी पॉइंट को इन स्पेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्स वाई जेड जेड कोऑर्डिनेट्स में. और कार्टेशियन जो सिस्टम होती है वो क्या होती है? 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, और रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो इन तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन. ओके. सो अब बात करते हैं डिस्टेंस की. सो व्हाट इज डिस्टेंस? So if we consider a particle in this example, if we consider the particle is at the position O and it is traveling to the right till the point P, and from point P it is going to Q and again coming back to
द पोजिशन P। सो इस एग्जाम्पल में O टू P जो डिस्टेंस है वो लेट्स से 100 मीटर है एंड P टू Q इज अगेन 100 मीटर। सो अगर पार्टिकल O टू P जा रहा है और P टू Q एंड देन कमिंग बैक टू P, देन टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100, 100 एंड 100। सो वी विल सम इट इफ दैट विल बी 300 मीटर। सो इन अगर हमें डिफाइन करना है डिस्टेंस को तो वो क्या हो जाएगा? हाउ डू वी डिफाइन? path length traveled by a particle, so total distance in this example, it will be we will sum up the magnitudes of the distance. So OP plus PQ plus QP, which will be equal to 300 meter. So this is the distance, and distance is scalar quantity. Scalar quantity means it has only magnitude, not the direction. जिन क्वांटिटीज की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। सो कंसिडर द सेम एग्जाम्पल and let's figure out the difference between distance and displacement. So by definition, if we define the displacement, we define it as change in position of particle now in this example the particle change in the position. So particle ने start कहाँ से किया था? O से, और at final time जब उसने अपना मोशन स्टॉप किया तो वो कहाँ पर था? P पॉइंट पर। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो कितनी हो जाएगी इस केस में? इसे हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल and final point. So in this example, if we see the initial point was O and the final point was P, so इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 100 मीटर। ओके, and displacement is a vector quantity that has magnitude as well as a direction. So ये जो डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो जीरो भी हो सकती है। अगर पार्टिकल P टू कम बैक O पे होता, अगर वापस O पर ही आ जाता तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सिमिलरली जो डिस्टेंस है वो आइदर जीरो हो सकता है, बट इन व्हाट केस? इफ द पार्टिकल हैज नॉट मूव्ड एट ऑल, और ये पॉजिटिव हो सकती है। ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है
average velocity is defined as, we can define it as a rate of change of displacement, or we can say change in position or displacement in the time interval. सो अगर हम मैथमेटिकली इसे डिफाइन करें तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 minus x1 upon t2 minus t1, where x2 is the final position of a particle and x1 is the initial. Similarly, t2 is the final time and t1 is the initial time. And how do we define the speed? Speed is, if we define average speed, it is path length divided by time interval. Path length divided by time interval, or we can say the magnitude of the velocity is called speed. Okay. Now what is instantaneous velocity and speed? So instantaneous velocity means the velocity at a particular instant. Velocity at an instant as limit of average velocity as delta t tends to 0. नाउ अगर इस डेफिनेशन को हम देखें तो जब ये डेल्टा टी इंटरवल बहुत छोटा है, टेंड्स टू जीरो है, दैट टाइम we say that it is instantaneous. Average velocity is called instantaneous velocity at a particular instant of time. Okay, and speed is similarly the magnitude of instantaneous speed is the magnitude of this velocity. So if we want to write in mathematical form, so we write limit delta t tends to 0 del x by del t, और इसे हम dx by dt से भी डिनोट करते हैं. ओके. Similarly, average and instantaneous acceleration. So average acceleration means by same rate of change in instantaneous velocity of particle divided by time. So how do we write in the mathematical term? Same as the velocity, we write it as delta v upon delta t. And how do we define instantaneous acceleration? If same delta t tends to 0, acceleration tends to instantaneous acceleration. Alright, so it's same. Now what is retardation? Whenever the particle's speed is being changed during its motion, we say that the motion is accelerated. तो जब भी एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर
अगर कोई भी पार्टिकल अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है आइदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो हम कहते हैं कि वो मोशन है एक्सेलरेटेड। लेकिन दैट मीन्स इफ v changes, that motion is accelerated. So when instantaneous speed of particle decreases with time, acceleration in opposite to velocity, acceleration is opposite to velocity. That time we say that it is the particle is decelerating, means its acceleration is decreasing or retarding. So that is the definition. That, oh sorry, acceleration is opposite to instantaneous velocity. That is called retardation or deceleration. Okay, the next term is uniform velocity and acceleration. Now, what is uniform velocity? Uniform velocity means velocity is constant with time. Velocity remains constant with time. मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are constant during the motion of particle. So that is called uniform velocity. So uniform velocity के केस में instantaneous velocity इक्वल हो जाती है एवरेज वेलोसिटी के. Now uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगेन डेफिनेशन सेम ही है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा. अब इस केस में सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन सेम होंगे. वेलोसिटी changes linearly with time. नाउ इस पॉइंट को अब हम समझते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अगर हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखें तो dv/dt, राइट. अब अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है और अगर हमें इसे इंटीग्रेट कर लें और वेलोसिटी फाइंड कर लें तो वो क्या आएगी, at प्लस सम कांस्टेंट, राइट. v इज इक्वल टू at प्लस कांस्टेंट और जो v है वो t के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है. ओके, सो दैट इज द थिंग. एंड जो एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी will be sum of
sum of initial and final velocity. Average velocity is sum of initial and final velocity divided by 2. It will be average, arithmetic average of velocities. Okay, so that's the thing. Now the next is the kinematic equations for uniformly accelerated motion. इन दिस कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये काइनेमेटिक इक्वेशन तभी अप्लीकेबल होंगे जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है. अगर एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज चेंजिंग विथ टाइम, then these equations will never be applicable. So ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है. Now what does these kinematic equations are about? Kinematic equations ये क्या करते हैं? ये रिलेट करते हैं, ये रिलेशन बताते हैं हमें डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का. ये 5 क्वांटिटीज के बीच में हमें ये रिलेशनशिप बताते हैं. अगर हमें इनमें से कोई क्वांटिटीज दी गई हो तो हम कुछ और क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं. तो ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे. ओके, सो इन ऑर्डर टू find these equation, let us consider a particle moves with uniform acceleration. This is a very very important condition. इसी कंडीशन में ये इक्वेशंस फॉलो होंगी. Uniform acceleration. Okay. Now, since we know the definition of acceleration, it is equal to dv by dt, and we are saying that acceleration is constant. That means we can find v is equal to at plus some u. It is a constant, u is a constant which we call v. क्या है हमारे केस में? फाइनल वेलोसिटी. और जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी. जब टाइम 0 था तब जो वेलोसिटी थी वो हम डिनोट कर रहे हैं u से, और a जो है वो एक्सेलरेशन है. Okay, now this situation can be represented by this diagram. Now say when this is the time axis and y is the velocity. So when the time is 0, at that time we have a velocity u which is denoted by the point a. Okay, और इस केस में अभी हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में पढ़ा कि वेलोसिटी लीनियरली चेंज होगी टाइम के साथ, और इस इक्वेशन से हमें ये पता भी चल रहा है, राइट? तो ये लीनियरली वेरी हो रही है एट सम पॉइंट. सो दिस BC विल बी द डिस्टेंस v माइनस u. मतलब BD जो है वो v है, फाइनल वेलोसिटी. यहाँ पे मोशन पार्टिकल का खत्म हो रहा है, तो जो BC होगा वो v माइनस u है. ओके, सो फ्रॉम VT, अगर हमारे पास अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ होता है तो जो एरिया पार्टिकल जितना भी एरिया कवर करता है, तो वो जो एरिया है वो क्या डिनोट करता है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ.
दैट मीन्स इन दिस ग्राफ ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये वाला, ये पूरा एरिया अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो फ्रॉम वीटी ग्राफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ represents the displacement of particle, displacement of a particle. Okay, so let's denote that displacement with s. so एरिया क्या हो जाएगा, अब यहाँ इस डायग्राम में हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है जो ABC ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है जो ACDO है। तो अगर हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेट्स डिनोट दिस एज इक्वेशन 1। ओके, एंड नाउ हियर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ बेस, यहाँ पे बेस कितना है AC जो कि हम T से डिनोट कर रहे हैं, बेस है T इंटू हाइट कितनी है V माइनस U प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है हाइट इंटू ब्रेथ। सो ये कितना हो जाएगा U इंटू T। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन। अगर अभी हम फ्रॉम इक्वेशन 1 if we say V minus U is equal to 80 and S is equal to, अगर हम V माइनस U की जगह अब अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे तो S क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाई करेगा, S is equal to हाफ A T स्क्वायर प्लस U T। ओके, अब अगर इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 2 from 2 we find that S is equal to V plus U by 2 into T. Now this equation can be written as average velocity V into T. Let's call this the equation 3. Now equation 3 implies S is equal to V plus U divided by 2। अगर अब हमें T की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये इस इक्वेशन से अगर हमने T का वैल्यू फाइंड कर लिया तो कितना आ जाएगा, V माइनस U डिवाइडेड बाई A। तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी यहाँ से, V square is equal to U square plus 2AS and call this as a 4th equation. So these are the equation of kinematics.
So if I write three equations of kinematics that are helpful for solving the questions are S is equal to ut plus half a t square. V is equal to u plus at. And the third is v square is equal to u square plus 2as. So this is one equation, this one is the second, and this one is. These are three equations that are called kinematic equations that are helpful in solving the problems. Alright, based on these all above concepts, let's try to solve some numerical questions. Okay, so here is a question. A particle travel from a point A to B with a speed of 2 meter per second and returns to B along the same path at a speed of 8 meter per second. So find the particle's average speed for its entire journey. अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. अब एक पार्टिकल कोई पाथ फॉलो कर रहा है, कोई भी पाथ यहाँ तक पहुंचने के लिए. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. अब जब फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है ए टू बी, तब उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है. और क्वेश्चन में बोला है इट रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए अलोंग द सेम पाथ. दैट मीन्स ये इसी पाथ से रिटर्न आ रहा है विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड. तो जब अभी पाथ डिफरेंस नहीं है तो हम कह सकते हैं ए बी डिस्टेंस जो होगा वो बी ए के सेम होगा, क्योंकि पार्टिकल कोई और पाथ फॉलो नहीं कर रहा है. ऑलराइट, तो जो डिस्टेंस होगा दोनों का सेम होगा. और हमें फाइंड करना है पार्टिकल का एवरेज स्पीड और टोटल जर्नी के लिए. दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी एंड बैक बी टू ए. So let's try to do it. Let T1 is time taken by particle to cover distance AB. Okay. Similarly, T2 is the time taken by particle to cover BA, distance BA. Let V1 is speed of particle during its motion along AB and V2 is speed of particle during BA. तो V1 हमें कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और V2 हमें कितना दिया है 8 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, और अभी हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी. तो हमें जो पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम वहां से टाइम T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं. तो हमें T1 कितना मिल गया AB डिवाइडेड बाय 2 एंड T2 हमें सिमिलरली क्या मिल जाएगा BA डिवाइडेड बाय 8. So if we want to find the total time क्या हो जाएगा T1 प्लस T2. और अगर हम इसे फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और BA इज इक्वल टू AB है तो यहाँ AB डिवाइडेड बाय 8 लिख सकते हैं. तो ये टोटल आ जाएगा 5AB अपॉन 8. ओके, एंड नाउ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो एवरेज स्पीड
जो आएगी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस यानी ए बी प्लस ए बी अपॉन टोटल टाइम कितना आ जाएगा 5 AB डिवाइडेड बाय 8। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2/5, ए बी कैंसिल हो जाएगा, 5/8 which is equal to 16/5 meter per second. So this is our answer to the question. Right? Let's see the second question. A packet is released from a balloon ascending vertically upward with the speed 20 meter per second. The packet reaches the ground in 16 seconds. Find the height of the balloon at the time the packet was released. अब क्वेश्चन में दिया है कि एक बलून है, ये वाला बलून जो वर्टिकली अपवर्ड मूव हो रहा है और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। उस स्पीड से ये ऊपर की ओर जा रहा है और उस बलून में से एक पैकेट को रिलीज किया गया जो ग्राउंड पे गिरता है इन 16 सेकेंड्स। ओके, सो वी हैव टू फाइंड जब वो पैकेट फेंका गया बलून से उस समय वो बलून कितनी ऊंचाई पर था, ये हमें फाइंड करना है। सो लेट्स डिनोट h be the height of balloon when packet was released. ओके, और हमें इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब जब बलून ऊपर जा रहा था तो उसकी इनिशियल स्पीड हमें दी गई है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मोशन ऊपर ये वर्टिकली अप जा रहा है पर इस पर ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट हो रही है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा, इसलिए हम माइनस साइन ले रहे हैं। और ग्रेविटी की वजह से है तो हम g से डिनोट करते हैं, जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम जब पैकेट को नीचे ग्राउंड पर गिरने के लिए लग रहा है वो 16 सेकेंड दिया गया है। तो अभी हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हम ये अपना काइनेमेटिक इक्वेशन लगा लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर अभी हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे 20 इंटू 16 प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू 16 स्क्वायर। अगर हम इसे फाइंड कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी माइनस 934.4 मीटर। अब ये नेगेटिव आ रही है, क्यों? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है पैकेट का, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैकेट इज डाउन। So that's why it has negative sign. All right. So it was a simple question. Okay. The third question that we are going to discuss is a stone is released from a top of a tower 100-meter high, and at the same instant another stone is thrown up from the base of the tower with the speed 25 meter per second. Find when and where two stones will meet in the air. So here in this question एक टावर है
जो जिसकी ऊंचाई कितनी है 100 मीटर। अब यहाँ ऊपर से एक स्टोन फेंका जा रहा है नीचे की ओर, ऑलराइट, फ्रॉम रेस्ट। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ये ड्रॉप किया गया फ्रॉम द हाइट 100 मीटर टूवर्ड्स द डाउन, और उसी समय पर ग्राउंड से एक स्टोन ऊपर की ओर फेंका गया, और हमें क्वेश्चन में इसका इनिशियल स्पीड दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, और पूछा है कि ये दोनों स्टोन्स कहाँ पर और कब मिलेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दैट मीन्स हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, जो हम यहाँ पे x से डिनोट कर रहे हैं, ये x हमें फाइंड करना है, और टाइम कितना लगेगा इस चीज के लिए वो हमें फाइंड करना है। ओके, so let's try to solve this question. Let stones meet at point R at a distance x from ground. Let t be a time at which two stones meet. ओके, तो हमें दो क्वेश्चन है, एक तो हमें x फाइंड करना है और हमें दूसरा जो है वो t फाइंड करना है। x मतलब डिस्टेंस और t यानी टाइम हमें फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स डिनोट कि जो ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है वो स्टोन 1, और जो नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है वो स्टोन 2। ओके, सो फॉर स्टोन 1 which is falling from the rest, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी लेट्स डिनोट इट विथ u1 which is 0, एंड डिस्प्लेसमेंट इसका डाउनवर्ड हो रहा है, तो यहाँ r पर मिल रहा है, तो ये पार्टिकल यहाँ आने तक कितना डिस्प्लेस हो रहा है 100 माइनस x, लेकिन ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है इसीलिए हम माइनस साइन लगा देंगे। ओके, फॉर स्टोन 2 u2 is given 25 मीटर पर सेकेंड, एंड s2 सेकेंड स्टोन के लिए कितना है x, और ये अपवर्ड है तो हम अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये x से डिनोट किया जाए। ओके, अब हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर दें, तो जो स्टोन 1 के लिए अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो वो कैसी होगी, -100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड एक्ट हो रही है पार्टिकल के स्टोन के ऊपर, तो ये, तो अब अगर इसे हम अच्छी तरह से लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, let's call this equation 1. Now if we want to write the same equation for stone 2, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, x is equal to 25 प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, ओह सॉरी, यहाँ पे t भी आएगा क्योंकि u इंटू टी है।
ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे? 25t - x = ½ g t²। ये हुआ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, अब राइट हैंड साइड सेम है तो ये दोनों LHS भी सेम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 100 - x = 25t - x। तो इस इक्वेशन में x कैंसल, तो ये 100 डिवाइडेड बाई 25 = टाइम हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया हमारा? t = 4 सेकेंड। ऑलराइट, और अब अगर हम इक्वेशन 2 में अगर ये t = 4 इन इक्वेशन 2 implies कितना आ जाएगा? 100 - x = ½ into 9.8 into 4 square means 16, which will give you x = 21.6 मीटर। तो जो ये ग्राउंड से जब दो स्टोन मिलेंगे तो ग्राउंड से डिस्टेंस कितना होगा? 21.6 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है इन दोनों को इस पॉइंट तक आने के लिए? 4 सेकेंड। ओके ओके, now let's come to the fourth and last question of this lecture. So let me read a question. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a building. The height of a point from where the ball is thrown is 25 meter. From the ground, how high will the ball rise? The second question is, how long will it take? Will it be before the ball hits the ground? Okay. So question जो दिया गया है वो पिक्टोरियली नीचे दी गई डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। एक टॉवर है ये, इस टॉवर से एक बॉल को अपवर्ड फेंका गया, फ्रॉम पॉइंट ए टू लेट से बी तक उसको फेंका गया। अब इस टॉवर का हाइट जो है वो 25 मीटर दिया गया है। ओके, अब बॉल को यहां से ऊपर की ओर फेंका गया, देन वो नीचे आके ग्राउंड पर गिरेगा आफ्टर सम टाइम। ओके, तो हमें पूछा गया है कि बॉल जब ए पॉइंट से फेंका गया तो कितनी हाइट तक पहुंचा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसे टोटल टाइम कितना लगा, जब पॉइंट ए से उसे फेंका गया तो वो बी गया, फिर बी से लेकर सी तक आया, तो इस टोटल जर्नी में उसको टाइम कितना लगा। तो ये दो क्वेश्चन हमें दो क्वेश्चन के आंसर हमें फाइंड करने हैं। तो लेट्स बिगिन। सो हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो वो लिस्ट अप करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 20 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी होगी तो एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, जो हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए जब ए से जा रहा है पॉइंट अप टू द पॉइंट, तो मैक्सिमम हाइट जब अचीव करता है पार्टिकल, उस पॉइंट पर वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि 0 होगी। ओके, तो अगर हम इक्वेशन 3 लगा लें तो v² = u² + 2
ए और यहाँ एस होता है, तो हम ये टोटल अगर हम y ले रहे हैं और ये y0 है, तो जो ए बी होगा वो क्या होगा, ए बी डिस्टेंस हम y माइनस y0 से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया y माइनस y0 और हमें यही फाइंड करना है, y माइनस y0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि a टू b जो है वो कितनी हाइट पर है वही फाइंड करना है। ओके, तो हमें v पता है, ये 0 है, u कितना है 20, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 y माइनस y0। तो अब y माइनस y0 की हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 विच इज 20 मीटर। दैट इज height of AB or height of the ball that ball can rise is 20 मीटर। ओके, अगर हम अभी हमें यही क्वेश्चन अगर पूछा गया होता कि हमें ग्राउंड से हाइट बताइए, तो हम कितना बताते, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बतानी अगर पड़ती तो 45 होता, 20 प्लस 25 दैट विल बी 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, पर हमें पूछा गया है फ्रॉम द टॉवर से ही पूछा गया है। ओके, अब नाउ अब हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम कितना लग रहा है बॉल को ए से लेकर सी पॉइंट तक। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं, बॉल एक बार ए पॉइंट से ऊपर की ओर जा रहा है बी तक, तो हम उसे कहेंगे अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन और बी से लेकर सी तक आ रहा है उसे कहेंगे डाउनवर्ड मोशन। तो हम मोशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। ओके, तो अपवर्ड मोशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए टू बी। तो अब यहाँ पे हमें पता है इसके लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड है, और हमें जी पता है कि -g पता है। ओके, तो अगर अभी हमें टाइम फाइंड करना है तो हम ये इक्वेशन लगा लें, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए t1। लेट से अपवर्ड के लिए हम t1 ये टाइम डिनोट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू t1। तो t1 कितना आ गया, 2 सेकेंड। Okay, so that is the time required for upward motion. Now let's do for downward motion. So downward motion के लिए at the point B speed कितनी है, 0। तो downward motion के लिए initial speed 0 हो जाएगी, right? Acceleration कितना है, -g means -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें डिस्टेंस टोटल पता है, बी टू सी डिस्टेंस हमें पता है जो है 45 मीटर। अभी हमें वापस से टाइम फाइंड करना है, तो अगर हम ये इक्वेशन लगा लें, y इज इक्वल टू यू टी प्लस यू टी टू, क्योंकि हम इसके लिए t2 से डिनोट कर रहे हैं, t2 प्लस हाफ ए टी टू स्क्वायर। लेट्स पुट द वैल्यूज। अब मोशन डाउनवर्ड है इसलिए हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे, 0 माइनस 10/2 t2 स्क्वायर। तो t2 स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 9, इम्प्लाइज t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो टोटल टाइम विल बी t1 plus t2 is equal to 5 seconds. Alright, so this is the answer to the
लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप आपको ये लेक्चर्स, ये क्वेश्चंस, टॉपिक दोनों समझ में आए हो, और हम भी लर्निंग में ही हैं। तो अगर आपको कोई भी सजेशन हमें देने हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और हम जल्द ही आपके साथ वेबसाइट और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट वील गेट द सजेशंस फ्रॉम यू गाइस। So please share our channel with the people, with your friends whom you think that it will be beneficial for them too. So please share and subscribe our channel. Thank you and happy learning.